नीतियाँ, सुशासन, राजनीति एवं प्रशासन। भारतीय विश्वविद्यालय का नियंत्रण, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारतीय विश्वविद्यालयों का नियंत्रण। बॉम्बे विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही भारत में विश्वविद्यालयों की नींव वर्ष 1857 में रखी गई है। ये सन याद रखने हैं, 1857। ये तीनों संबंधक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किए गए थे। वर्ष 1857 में कुछ माह के पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, इसकी नींव डाली गई थी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस दौरान किए जाने वाले सभी सुधार हंटर आयोग 1882 के देन थे। हंटर आयोग का जो समय, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में ये सारी चीज़ें बहुत पूछे जाने के कंटेंट होते हैं। इसके बाद वर्ष 1902 में रेले आयोग, रेले कमीशन, तथा उसके बाद सर माइकल सैंडलर, इनकी अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। इन आयोगों की संस्तुति का ही परिणाम था कि जिससे इन विश्वविद्यालयों में अनेक परिवर्तन, संशोधन लागू किए गए। इस प्रकार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधारों के लिए ग्रांट इन एड ये सिस्टम लागू किया गया था। इसके बाद उच्च शिक्षा में निजी उद्यमियों के भी उच्च शिक्षा केंद्रों की स्थापना एवं उनके प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित किया गया। यद्यपि सैंडलर कमीशन ने सिर्फ कलकत्ता विश्वविद्यालय के संदर्भ में ही अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थी, लेकिन उसका उच्च शिक्षा के सुधार संस्कृतियों में सार्वभौमिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनके अनुसार हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तक की शिक्षा, जितने शिक्षा के जितने संस्थान थे, इन शिक्षा संस्थानों को विश्वविद्यालय से अलग करके उनके लिए स्वतंत्र बोर्ड की स्थापना पर बल दिया गया। पूर्णकालीन उपकुलपतियों की नियुक्ति तथा हंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड तथा नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया गया। फिर बात आती है उच्च शिक्षा पर विश्वविद्यालय का नियंत्रण, गवर्नेंस ऑफ हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज। केंद्र सरकार ने डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग 1964-66 की नियुक्ति की, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के नियंत्रण संबंधी विभिन्न आयामों पर अपनी रिपोर्ट देना था। इसके तहत कमीशन की संपूर्ण संस्कृतियों को इस प्रकार से उपशीर्षकों में संजोया गया है। क्या क्या था? विश्वविद्यालय स्वायत्तता यानी यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, विश्वविद्यालय की वित्तीय अवस्था, यूनिवर्सिटी के फाइनेंस, उपकुलपति की नियुक्ति तथा भूमिका, रोल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ VC वाइस चांसलर, विश्वविद्यालय हेतु कानून व्यवस्था, ये आपका जो जितने भी आपका यूनिवर्सिटी से संबंधित जितना आपका लीगल प्रोसेस होती है, इसको कहा गया था ये लेजिस्लेशन फॉर यूनिवर्सिटीज, ये सारे के स्थापना करना। संबंधित कॉलेज समन्वय को प्रोन्नयन प्रक्रिया यानी एफिलिएटेड कॉलेज, इनका कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन मशीनरी। कोठारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून 1969 में 2 समितियां गठित की, जिससे कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय इनके नियंत्रण संबंधी नीतियों का पुनर्निर्धारण किया जा सके। और इन समितियों के अध्यक्ष ये इनका जो अध्यक्ष थे, ये क्रमशः है डॉक्टर PB गजेंद्र गटकर तथा रेवरेंड PT चंडी, इनको नियुक्त किया गया था। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी कंटेंट तो आप लोगों को पूरा माइंड पे रहेगा ही। जो चैलेंज आती है वो होती है जो नाम है और जो सन है, कि किस सन पे इन्होंने क्या क्या किए थे। इसी को आपको बार बार अपने एक कॉपी में रजिस्टर में आपको लिखने होंगे। और क्वेश्चंस आपके जो गलत होते हैं इसी से संबंधित चीज़ें में गलत होते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपका नाम हो जाते हैं और बहुत से आपका इसमें सन और टाइम का सारा चीज़ हो जाती है। तो इसका आप एक चार्ट बना करके जब आप इसको लिखोगे और इसको जब आप रेडी करोगे,
आप जो भी बुक पढ़ते होंगे उस हर बुक में दिया रहता है, एक चार्ट होती है, उसको फॉलो कर सकते हो। उससे क्या होता है कि उसे बार बार आपको रिवीजन रखने पड़ेंगे, और उसके बाद जब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे हमें करने हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से तैयारी करके रखोगे तो जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे तो आप बहुत जल्दी कर लोगे और करेक्ट करोगे। लेकिन इसके अंदर के जो भी कंटेंट है, जो शुरू से अंत तक अच्छे से हमें एक बार जानना होता है पूरा स्टोरी की तरह, और इसके बाद जो एग्ज़ाम्स में आएंगे, अगर इंटरव्यू में जब जाओगे तो ये सारे बातें आप अपने हिसाब से जब एक अरेंज करके बताओगे तो वो एक प्रोडक्टिव चीज़ निकल के आएगी। लेकिन जानना इसलिए सब कुछ ज़रूरी होता है। और उसके बाद आप उसको जब MCQs के एग्ज़ाम में जाते हो तो आपको ऐसे टर्म्स आएंगे जिसमें आपका सन पूछा जाएगा या नाम पूछे जाएंगे, या उनसे संबंधित आपका जो भी आपका कंटेंट होती है कि कौन से आयोग ने किस समय क्या काम किए, क्या क्या उनका मेरिट था, क्या क्या डिमेरिट था, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाए इसमें इससे आते हैं। तो आप इसको इस तरह से रेडी करेंगे। इन कमेटियों को निम्नलिखित कार्य यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस सौंपा गया था। विश्वविद्यालय नियंत्रण हेतु रजिस्ट्रार के अधिकार एवं कर्तव्य, मतलब राइट्स ऑफ एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्टर इन गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज। किसी भी विश्वविद्यालय के नियंत्रण में उसके रजिस्ट्रार की केंद्रीय भूमिका रहती है। रजिस्ट्रार एवं उसके सहायकों को सिविल सर्वेंट्स की भूमिका का निर्वाह करना होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय पर उनके नियंत्रण पर विचार करने के लिए वर्ष 1990 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ज्ञानम मतलब ज्ञान का मतलब नॉलेज होता है ना, तो ज्ञानम समिति का गठन किए थे। कौन सा समिति था? ज्ञानम समिति गठन किए थे। कब किए थे? 1990 में। उच्च शिक्षा का प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि उच्च शिक्षा का संबंध विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से होता है। इस उच्च शिक्षा संस्थान से प्रशासन को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय का आंतरिक प्रशासन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज। विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं अधीनस्थ कर्मचारी उत्तरदायी होते हैं। विश्वविद्यालय के प्रमुख अन्य अधिकारियों में विजिटर, कुलपति, उपकुलपति, संकाय अधिष्ठाता, इसको डीन कहते हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष, चीफ लाइब्रेरियन इत्यादि होते हैं। जबकि महाविद्यालय का प्रशासन कार्य प्राचार्यों के द्वारा विश्वविद्यालय के नीति निर्देशन में संपन्न किया जाता है। इसको आप याद रखना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है किसी न किसी रूप में। हमने अभी क्या अध्ययन किया हमने कि विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय के कुल सचिव के अधीनस्थ कर्मचारी उत्तरदायी होते हैं। तो विश्वविद्यालय के कुलपति के कुल सचिव के नीचे कौन कौन से कर्मचारी होते हैं? विश्वविद्यालय के प्रमुख अन्य अधिकारियों में क्या होते हैं? विजिटर, कुलपति, उपकुलपति, संकाय अधिष्ठाता, संकाय अधिष्ठाता को हम डीन कहते हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष यानी कि चीफ लाइब्रेरियन इत्यादि होते हैं। जबकि महाविद्यालय का प्रशासन कार्य प्राचार्यों के द्वारा विश्वविद्यालय की नीति निर्देशन के में संपन्न किया जाता है। विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन उनके लिए सामान्य रूप से 3 प्रशासनिक समितियों का गठन किया गया है। विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्रशासनिक समिति सीनेट या कोर्ट, इनको सीनेट या कोर्ट कहते हैं, इसका जो अध्यक्ष कुलपति होते हैं। आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि विश्वविद्यालय के सर्वोच्च प्रशासनिक यानी सीनेटर्स या कोर्ट, इसका जो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सीनेटर्स या कोर्ट के जो अध्यक्ष होते हैं वो कुलपति होते हैं। विश्वविद्यालय की कार्यकारी शक्ति सिंडिकेट या कार्यकारिणी परिषद, इसमें इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंडिकेट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें निहित रहती है। यह विश्वविद्यालय की समस्त समस्याओं पर विचार करती है। सीनेट द्वारा निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन कार्यकारिणी परिषद के द्वारा किया जाता है। उच्च शिक्षा पर विश्वविद्यालय का नियंत्रण, इसमें आपने अभी हमने देखा
कि कोठारी आयोग के द्वारा सारे बातें इसमें संबंध किए गए थे। विश्वविद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक एवं अनुसंधानिक शक्ति अकादमिक काउंसिलिंग या विद्या परिषद, इसको हम क्या कहते हैं, अकादमिक काउंसिलिंग में सन्निहित रहती है या निहित रहती है। ये परिषद समस्त शैक्षिक विषयों पर नियंत्रण रखती है। पाठ्यक्रम निर्धारण एवं अनुसंधान संबंधी नियमों का निर्धारण इसी परिषद का कार्य होता है। उच्च शिक्षा के बाह्य प्रशासन के अभिकरण, इसमें आपका एजेंसीज ऑफ एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन अर्थात केंद्र सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभिन्न शैक्षिक परिषदें राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों पर बाह्य नियंत्रण रखते हैं। यद्यपि विश्वविद्यालय की स्थापना स्वायत्त संस्था के रूप में की जाती है, फिर भी केंद्र एवं राज्य सरकार का परोक्ष नियंत्रण रहता है। यूजीसी व एनसीईआरटी तथा विश्वविद्यालय संघ आर्थिक एवं शैक्षिक नियंत्रण रखते हैं। फिर आपके आते हैं अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड या भारतीय विश्वविद्यालय संघ, इसको आप याद रखेंगे IUB यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड या फिर AIU यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ये कभी कभी शॉर्ट फॉर्म पूछ लेते हैं। 1924 में अंतर विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना कब किए थे? 1924 में अंतर विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना का निर्णय कुलपतियों के शिमला सम्मेलन में किया गया था। किस सम्मेलन में किया गया था? शिमला सम्मेलन में किया गया था। इसी सम्मेलन में पारित प्रस्ताव का आधार पर वर्ष 1925 में इस परिषद का गठन किया गया है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति इस संघ के पदेन सदस्य के रूप में वर्ष में एक बार बैठक करते हैं। परिषद की स्थापना से लेकर वर्ष 1973 तक श्रीलंका तथा म्यांमार बर्मा के विश्वविद्यालय भी इसके मानक सदस्य थे। कब तक थे? परिषद की स्थापना से लेकर 1973 तक श्रीलंका तथा म्यांमार यानी बर्मा के विश्वविद्यालय भी इसके मानक सदस्य थे। 1973 में श्रीलंका विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी सदस्यता अस्वीकार कर देने के बाद इसका नाम बदलकर भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कर दिया गया। ये सारे इसके अंदर की जो हिस्ट्री है कितना ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। जब कोई क्वेश्चंस आएंगे तभी गलती होती है, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। पूरा थॉरली एक बार पूरा सारी चीज़ों को इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के कार्य, फंक्शंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। संघ के अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है। यह शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा संबंधी विशिष्ट ग्रंथों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ एवं अन्य राष्ट्रों के विश्वविद्यालयों के से सूचनाएं संकलित करता है तथा संबंधित संस्थाओं एवं व्यक्तियों को उन्हें उपलब्ध कराते हैं। यह उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनुसंधान का कार्य भी करते हैं। परीक्षाओं में सुधार हेतु संघ ने एक प्रश्न बैंक का भी निर्माण किया है, जिसमें विभिन्न विषयों के वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को एक साथ रखा गया है। यह विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधियों को मान्यता प्रदान करता है। यह भारतीय जनता और सरकार दोनों को विश्वविद्यालय के नीतियों एवं कार्य प्रणालियों से अवगत कराता है। यह उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पारस्परिक तालमेल को बनाए रखता है। फिर आता है आपका ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता। विश्वविद्यालय के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में अध्यापन, शोध तथा शिक्षा प्रसार होता है। जहाँ तक अध्यापन एवं शोध का संबंध है, विश्वविद्यालय बिना हस्तक्षेप के उच्च स्तर पर प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ज्ञान के प्रसार में तथा शोध की प्रगति में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आनी चाहिए तथा यह उत्तरदायित्व पूर्णतया बिना हस्तक्षेप के पूरा किया जाना चाहिए। हम सब जानते हैं, ये हम इसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं या हम अपना वर्क करते हैं। सैडलर कमीशन ने सर्वप्रथम
विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर संस्तुति प्रस्तुत की। किसने किया था? सैडलर कमीशन ने। धीरे धीरे यह डिमांड बढ़ती ही गई, परंतु आज विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर बहुत से आपका क्वेश्चन मार्क्स लगे होते हैं। इन विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के विरोधी कुछ आपका तर्क देते हैं, जब इसमें डिबेट होते हैं कि विश्वविद्यालय के अस्तित्व समाज के लिए है, अतः उन्हें समाज के आकांक्षा के अनुरूप ही कार्य करने चाहिए, जिससे समाज का विकास एवं प्रगति हो तथा राष्ट्रीय धन का सदुपयोग किया जा सके। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का दायित्व बनता है कि वह इस बात पर नजर रखे कि विश्वविद्यालयों के द्वारा राजकीय धन का सही एवं निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति करे, लोकहित में कार्य करे, राजकीय नीतियों का अनुकरण करे। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप को उचित ठहराया जाता है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को दो रूप में देखा जाता है। पहला, विश्वविद्यालय की आंतरिक स्वायत्तता, इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। विश्वविद्यालय की आंतरिक स्वायत्तता से यह अभिप्राय होता है कि विश्वविद्यालय के आंतरिक क्रियाकलापों पर बाह्य हस्तक्षेप न हो, अर्थात विश्वविद्यालय अपने शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों का संगठन एवं संचालक अपने आधार पर करे, साथ ही सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। विश्वविद्यालय में नियुक्ति का आधार उच्चतम शैक्षिक योग्यता होती है। विश्वविद्यालय के कार्यों का संचालन अपनी ही विभिन्न समितियों के माध्यम से किया जाता है। विश्वविद्यालय अपने शैक्षिक एवं अनुसंधान के स्तर पर उन्नति करे, ये आशा की जाती है। शैक्षिक सत्र को नियमित रखना चाहिए, समय समय पर पाठ्यक्रमों का पुनर्निरीक्षण जारी रखना चाहिए। विश्वविद्यालय के इन सभी कार्यों में किसी प्रकार का बाह्य राजकीय हस्तक्षेप न हो। विश्वविद्यालय की बाह्य स्वायत्तता, एक्सटर्नल ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। बाह्य स्वायत्तता क्या मतलब अर्थ होता है? इसका अभिप्राय यह होता है कि विश्वविद्यालय को अपने क्रियाकलापों एवं नीति निरूपण में बाह्य शक्तियों के प्रभाव से मुक्त रखा जाना चाहिए, किंतु व्यावहारिक रूप से विश्वविद्यालय को बाह्य स्वायत्तता प्राप्त होना संभव नहीं है। विश्वविद्यालय में शिक्षकों के वेतन, पाठ्यक्रमों की स्थिति, राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अनुसंधान कार्य, अनुदान की स्थितियाँ, ये सारे प्रश्नों का समाधान राजकीय एवं सामाजिक हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं होता, क्योंकि ये सारे में ये सबका हस्तक्षेप हो ही जाती है। विश्वविद्यालय की स्थापना संसद एवं विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों के तहत की जाती है। राष्ट्रीय बजट में विश्वविद्यालयों के लिए धनराशि आवंटित की जाती है। इसके अंतर्गत शिक्षकों के वेतन, छात्रवृत्तियां तथा अन्य प्रकार के अनुदान प्रदान करनी होती है। इस ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय राजकीय निर्देशों का उपेक्षा नहीं कर सकता। इस प्रकार विश्वविद्यालय की बाह्य स्वायत्तता का हनन होता है। इन कठिनाइयों से बचने के लिए विश्वविद्यालय मध्यम वर्गीय नीतियों का अनुकरण करता है या करना चाहिए, अर्थात उसे सामाजिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करते हुए बाह्य प्रभाव के साथ युक्ति संगत तालमेल बैठाना चाहिए, तभी उनका स्वतंत्र अस्तित्व बना रह सकता है। फिर आता है आपका कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने 1964-66 ने विश्वविद्यालय के स्वायत्तता के संबंध में 3 क्षेत्र बताए हैं। क्या क्या? पहला था विद्यार्थियों का चयन एवं प्रवेश देना, प्राध्यापकों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति करना, पाठ्यक्रमों के निर्धारण, शिक्षण विधियों का चयन, शोध समस्या के चयन, विश्वविद्यालय को अपनी परिसीमा में निर्धारित करना। विश्वविद्यालय की आंतरिक स्वायत्तता से अभिप्राय विश्वविद्यालय की परिषद के विभिन्न विभागों, शिक्षकों एवं छात्रों को अध्यापना की पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करने से होता है। विभागाध्यक्ष को पर्याप्त आर्थिक एवं प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ ही सहयुक्त विश्व महाविद्यालय को भी उसी रूप में स्वायत्तता दी जानी चाहिए
जिस रूप में विश्वविद्यालय में विद्यमान होते हैं। विश्वविद्यालय समूह में स्वायत्तता से तात्पर्य देश के अन्य सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों तथा उनसे संबंधित संस्थाओं जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ से संबंध और उनके संपर्क दृष्टि से होता है। सभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दबाव से भी मुक्त हो और उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट भी होनी चाहिए। बाह्य संस्थाओं से स्वायत्तता से इसका तात्पर्य क्या होती है? इसका तात्पर्य है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं विश्वविद्यालयों संघ जैसी बाह्य संस्थाओं के हस्तक्षेप एवं प्रभावों से विश्वविद्यालय को मुक्त रखना। इससे मतलब उनको मुक्त रखने से होता है। अर्थात विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली में बाह्य संस्था, राज्य सरकारें अथवा केंद्र सरकार किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे, परंतु विश्वविद्यालयों की यह स्वायत्तता देश एवं समाज की आकांक्षाओं के विपरीत नहीं होने चाहिए। विश्वविद्यालय अपनी स्वायत्तता की रक्षा करते हुए सभी के परामर्श से अपना कार्य उन्हें करना चाहिए। फिर आप कहते हैं भारतीय संविधान और शैक्षिक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची अति महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हमें प्राप्त होते हैं। एक होती है आपका संघीय सूची यानी फेडरल लिस्ट। संघीय सूची के विषय में संसद कानून बना सकती है। इसके विषय में 63, 64, 65, 66 शिक्षा से संबंधित है। इन विषयों को केंद्र सरकार अपने अधीन रख सकती है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये दे देंगे और पूछेंगे कि इनके आपका जो केंद्र सरकार के अधिकार इत्यादि के बारे में कैसे भी, चाहे वो मैथ्स तो कॉलम के रूप में या किसी और तरह से पूछ सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे 63 विषय क्रम क्या है। 63 संसदीय कानून का अंतर्गत क्रियान्वयन क्या क्या है। 63 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित की गई है। 64 में क्या बताया गया है? भारत सरकार से पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व वाली घोषित संस्थाएं वैज्ञानिक या शिल्प शिक्षा संबंधी। 65 में क्या बताया गया है? ऐसे संघ अभिकरण एवं संस्थाएं जो वृत्तिक, व्यावसायिक एवं शिल्पिक प्रशिक्षण के लिए है, विशेष अध्ययनों की गवेषणा की उन्नति के लिए है, अपराध के अनुसंधान या पता चलाने में वैज्ञानिक या शिल्पिक सहायता के लिए होते हैं। और 66 में क्या है? उच्चतर शिक्षा या गवेषणा की संस्थाओं में, गवेषणा मतलब क्या होती है? रिसर्च करना। तो उच्चतर शिक्षा या गवेषणा की संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक एवं शिल्पिक संस्थाओं में एक सूत्रता एवं मानकों का निर्धारण करना। ये आप नंबर के साथ इसको याद रखेंगे। फिर आता है आपका स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। यह सूची भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में लागू नहीं है। इस सूची में 66 विषय पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस सूची के 11वें अंश के अनुसार विश्वविद्यालयों की सूची को भी शामिल करके समस्त शिक्षा का विषय है। किंतु संघ सूची की जो 63, 64, 65 और 66 के विषय को तथा सूची 3 की 25वीं प्रविष्टि को 25 के उपबंध के अधीन रहते हुए शिक्षा जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय में ही सम्मिलित होते हैं, ये आपको मिलते हैं। फिर आपका सेकंड पार्ट में क्या है? प्रविष्टि 12। प्रविष्टि 12 में क्या होता है? राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या अन्य समतुल्य संस्थाओं
जैसे संसद द्वारा निर्मित विधि के द्वारा या अधीन विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व को घोषित करना या राष्ट्रीय महत्व को पोषित मतलब उसको द्वारा पोषण किया जाना, मतलब आपका उसका देख रेख जो है पूरा आपका उनके द्वारा ही किया जाता है। इनसे भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतें एवं अभिलेख। समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में क्या है, इस सूची में 47 विषय पर कानून बनाने की व्यवस्था की गई है। इस सूची में शिक्षा से संबंधित 2 प्रविष्टियां होते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, इकोनॉमिक एवं सोशल प्लानिंग, श्रम का व्यावसायिक एवं शैल्पिक प्रशिक्षण तथा विधि, चिकित्सा एवं अन्य व्यवसाय। शिक्षा का प्रशासन और नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन एजुकेशन। भारत में शैक्षिक प्रशासन संवैधानिक व्यवस्था का अनुगमन करता है। संविधान में शिक्षा को राज्य के विषय के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है, परंतु कुछ राष्ट्रीय महत्व के विषय पर निर्णय लेने, नीति निर्धारण करने और अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र से परामर्श लेना पड़ता है। केंद्र शासित क्षेत्रों में शैक्षिक प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती है? संघ सरकार की होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र में शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया था। वर्ष 1957 में शिक्षा विभाग के अधीन 2 अन्य विभाग भी थे, जिनका नाम था शारीरिक शिक्षा एवं सांस्कृतिक विभाग। शारीरिक शिक्षा एवं सांस्कृतिक विभाग। सेकंड पार्ट था औद्योगिक शिक्षा एवं वैज्ञानिक शोध विभाग। 1959 में इस मंत्रालय को पुनः 2 भागों में पुनर्गठित किया गया। शिक्षा मंत्रालय, वैज्ञानिक शोध एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय। 1985 में केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर कब किया था? 1985 में क्या किया था? शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये रखा गया था। आजकल इस मंत्रालय के अधीन अनेक प्रभाग कार्यरत है जो उनको देखरेख करते हैं। इनमें से कुछ है प्राथमिक एवं बुनियादी शिक्षा प्रभाग, पहला। उसके बाद आपका आता है माध्यमिक शिक्षा प्रभाग, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं औद्योगिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं समाज कल्याण, भाषा प्रभाग, संस्कृत प्रभाग, शोध एवं प्रशासन प्रभाग, पुस्तक पूर्णता प्रभाग, यूनेस्को प्रभाग, विदेशी छात्रवृत्ति प्रभाग, केंद्र शासित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रभाग, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन प्रभाग, नियोजन एवं आंतरिक वित्त प्रभाग, सांख्यिकी एवं सूचना प्रभाग, विदेशी शिक्षा संबंध प्रभाग, प्रशासन, फिर युवा सेवाएं प्रभाग। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंध कार्यालय क्या क्या होते हैं? इसमें ऑफिसर्स एफिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इस मंत्रालय से संबंध कार्यालय कौन से कार्यालय होते हैं? ये होते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा प्रसार निदेशालय, समाज कल्याण तथा पुनर्वास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंध संस्थाएं कौन कौन सी होती है? इस मंत्रालय से जो राष्ट्रीय महत्व के संबंध संस्थाएं हैं वो इस प्रकार है कि राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा,
केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर, नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान पटियाला, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान मुंबई, कानपुर, खड़गपुर, चेन्नई, नई दिल्ली, रुड़की, गुवाहाटी आदि। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे है? मुंबई है, कानपुर है, खड़गपुर है, चेन्नई है, नई दिल्ली है, रुड़की है और बहुत जगह पे गुवाहाटी भी है इत्यादि पे। फिर आपका आता है अखिल भारतीय शिक्षा परामर्शदात्री समितियाँ। इनके नाम ऑल इंडिया एडवाइजरी काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन। भारतीय शिक्षा के संगठन में निम्नलिखित भारतीय आपका जो क्या बताएगा इसमें, निम्नलिखित भारतीय समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद यानी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल रूरल हायर एजुकेशन। इसी प्रकार से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति, ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, अखिल भारतीय शिक्षा समिति NCTE, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, अखिल भारतीय शिक्षक समिति ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ वुमेन टीचर। तो ये सारे हमारे, आप इसको याद रखेंगे तो इसको आपको जब भी कोई MCQs आएंगे तब इसको कर लोगे। शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद का गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1961 में हुआ था। इसको सोसाइटी के अधिनियम के तहत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में डेवलप किया गया था। वर्तमान में यह संस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तकनीक संस्था के रूप में कार्य करती है। इसे केंद्र सरकार इस परिषद का अनुसार जो उसको देखभाल करना, अनुरक्षण करना और परिव्यय का संपूर्ण वित्तीय भार, आपका जो फाइनेंशियल जो कंडीशन सब पूरा निर्वाह करती है। इस परिषद की महत्वपूर्ण जो आपका जो नियामक अभिकरण यानी कि रेगुलेटरी एजेंसी होती है, इसकी सामान्य प्रक्रिया क्या होती है तथा इसको जनरल बॉडी कहते हैं। इसे सामान्य निकाय कह सकते हैं आप, जनरल बॉडी तथा कार्यकारिणी समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। इस समिति का अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं। विभिन्न राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में शिक्षा मंत्री, UGC के अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, केंद्रीय विश्वविद्यालय के आयुक्त, इनके आयुक्त, विभिन्न विश्वविद्यालय से 4 कुलपति तथा भारत सरकार के द्वारा मनोनीत 4 अध्यापक तथा कार्यकारिणी के सदस्य सामान्य निकाय के सदस्य होते हैं। ये निकाय नीतिगत विषय पर उच्च स्तरीय निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। NCERT का संचालन एवं शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन एक कार्यकारिणी समिति एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के द्वारा किया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
केंद्रीय शिक्षा सचिव, यूजीसी के अध्यक्ष, परिषद के निर्देशक एवं संयुक्त निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय के एक एक प्रतिनिधि, 2 प्राध्यापक, परिषद संकाय के 3 सदस्य तथा दो प्रख्यात शिक्षाविद होते हैं। इनको आप पूरा याद रखना। इसको कार्यकारिणी समिति परिषद के कार्यों को संबंधित उनके जो मामले का जो आपका डिसीजन वो लेते हैं। उद्देश्य में क्या होती है कि एनसीईआरटी के जो मुख्य उद्देश्य क्या होती है, पहला होता है विद्यालय शिक्षा में सुधार लाना, सेकंड होती है शिक्षा के स्तर में आपका अच्छा क्वालिटी को डेवलप करना, यानी गुणवत्ता लाना या गुणात्मक सुधार करना, विभिन्न शैक्षिक शाखाओं में अनुसंधान का कार्य करना, अनुसंधान कार्य में सहायता करना एवं अनुसंधान कार्य का समन्वय करना, ये उनका ये कार्य में आता है। शिक्षण की उच्च तकनीकी एवं नवानुक्रियाओं को प्रोत्साहित करना, शैक्षिक पुनर्निर्माण में कार्य के संलग्न संस्थाओं के लिए प्रसार सेवा का आयोजन करना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं समाज कल्याण की मंत्रालय और स्कूल स्तरीय शैक्षिक नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में सरकार का सहयोग एवं परामर्श का देना, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य चर्चाओं के निर्माण में सुधार करना और क्लास 1 to 12 तक के पाठ्य पुस्तक तैयार करना, पूर्व माध्यमिक स्तर के लिए ये अनुदेशन सामग्री तैयार करना, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के लिए तकनीकी आपका सहायता देना तथा जनसंख्या शिक्षा को औपचारिक रूप से उनके साथ जोड़ना, ये उनका कह सकते हैं कि उनका औपचारिक शिक्षा के साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था जिस तरह से उनको कार्य करना था। फिर इनका फंक्शन क्या है एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी शिक्षा के विभिन्न स्तरों को निम्नलिखित कार्यों का संपादन करती है। पहले क्या आपका स्कूल शिक्षा संबंधी अध्ययन एवं पर्यवेक्षण, दूसरा क्या आपका विद्यालयी शिक्षकों के लिए सेवापूर्ण उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और इनको आयोजित करना, थर्ड क्या है शिक्षा विस्तार सेवाओं को सुसंगठित करना, फिर आपका अगला क्या है शिक्षण निर्देशिका, छात्रों के लिए अभ्यास पुस्तिकाएं, प्रयोगशाला संबंधी मिश्रण सामग्री इत्यादि का जो आपका चलचित्र तैयार करना इसका कार्य होता था। एनसीईआरटी के घटक क्या क्या है आपका? एनसीईआरटी के 3 मुख्य घटक या संगठक या इकाइयाँ होती है इसमें एनसीईआरटी के। पहले क्या आपका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, दूसरा सेकंड क्या आपका केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, थर्ड क्या आपका क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय। परिषद की प्रथम संगठक इकाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान एनआईई, ख्याल रखना एनआईई, जो शिक्षकों तथा शिक्षा प्रशासकों के लिए आपका प्रशिक्षण व्यवस्था, सेमिनार तथा कार्यशालाओं का आयोजन करती है। ये शैक्षिक अनुसंधान स्तर पर प्रसार पर कार्य एवं शैक्षिक वृत्तियों से जो उनको जो शैक्षिक जो प्रवृत्तियाँ होती है शैक्षिक प्रवृत्तियों से उनके संबंधित सूचनाओं का प्रसार करने का भी ये कार्य करते हैं। जैसे इसके आधार पर आप जैसे कभी कोई सेमिनार में जाते हो, कुछ आपका कोई मतलब इससे संबंधित कोई नॉलेज जब होती है तो वहाँ आपको पता भी चलता है इसके बारे में। इसके संगठक जो इकाई है उसका कार्य ये है अंतर्राष्ट्रीय संबंध इकाई, पहला पार्ट है
नवोदय विद्यालय प्रकोष्ठ सेकंड पार्ट है। महिला शिक्षा प्रकोष्ठ थर्ड पार्ट है। पत्रिका प्रकोष्ठ आपका चौथा पार्ट है। इसके बाद एनसीईआरटी के कुछ प्रमुख विभाग आपके बारे में बताया जाएगा। 12 विभाग इसमें हैं। पहला है आपका पूर्व प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा। फिर अगला है आपका शिक्षक सेवा, विशेष शिक्षा एवं प्रसार एवं उसका एक्सपेंशन देना, प्रसार देना। फिर क्या आपका शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें परामर्श देना और विशेष करके आपका परामर्श और संदर्शन देना। पुस्तकालय, प्रलेख एवं सूचना सेवा विभाग, आप वहाँ जाके कोई भी पुस्तक आप पढ़ सकते हो, ले भी सकते हो अगर आप वहाँ के मेंबर हो तो। फिर आपका आता है मापन, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण विधि। मापन, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण तथा प्रदत्त विश्लेषण। फिर आता है आपका शिक्षा व्यावसायीकरण विभाग। शिक्षा का व्यावसायीकरण जो हो रही है, शिक्षा व्यावसायीकरण विभाग। और फिर इसके अलावा है पाठ्य पुस्तक एवं प्रकाशक, शिक्षण सामग्री कर्मशाला। इसके अलावा है सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी, गणित, विज्ञान एवं शिक्षा। फिर आपके क्षेत्र सेवा, प्रसार एवं समन्वय आती है। इस तरह से हमने देखा। हमने अगले क्लास में हम करेंगे केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान। तब तक आप इन सबको याद कर लेंगे अच्छे से। आप सबका धन्यवाद। हम मिलेंगे कल के क्लास में। थैंक यू सो मच। सर, इस बुक में से बना रहे हो?